हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है तरह तरह के घर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा चैप्टर है। आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, सो तरह तरह के घर आपने जो अपने आसपास देखे होंगे। आपका घर, आपके पड़ोसियों का घर, आपके दोस्तों का घर। ठीक है, आपका विद्यालय भवन भी एक अलग सा है। ठीक है, यानी कि उसकी जो बिल्डिंग है वो भी अलग है। ठीक है, आपके घर और आपके विद्यालय की बिल्डिंग में बहुत अंतर है ना। तो इस तरह से बहुत सारे जो भवन हैं, बहुत सारे जो घर हैं हमारे आसपास में हैं और उन्हीं सभी तरह तरह के घरों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो मकान बनाए जाते हैं, ठीक है, हम कहाँ पर रहते हैं? मकानों में रहते हैं। मकान और परिवार के सदस्य मिलकर के क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। ठीक है, घर का मतलब क्या है? एक तो आपका मकान जो एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक तो आपका मकान और एक आप दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। ठीक है, मकान का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग है। ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मकान कौन कौन से होते हैं, नहीं मकान कितने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि आपने देखे होंगे कि कई मकान कैसे होते हैं, कई मकान कच्चे होते हैं। ठीक है, और कई मकान पक्के होते हैं। देखा होगा आपने, है ना। कई मकान कच्चे होते हैं और कई मकान पक्के होते हैं, है ना। कच्चे मकान आपने अपने आसपास में देखे होंगे। बहुत सारे मकान जो है वो कच्चे होते हैं। खास करके अगर गांवों और शहरों की बात करें तो शहरों में जो मकान होते हैं वो बहुमंजिला होते हैं। ठीक है, शहर के अंदर एक के ऊपर एक जो है बिल्डिंग बनाई जाती है, यानी कि मंजिलें बहुत सारी होती है एक बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, लेकिन हम अगर अपने गांव में देखें तो गांव के अंदर बहुत लंबा सारा एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है और उसमें एक ही घर होता है। लेकिन शहरों में क्षेत्र छोटा होगा और बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ पर खड़ी कर दी जाती हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें शहरों में तो शहरों में क्या पाई जाती हैं? बहुमंजिला मकान पाए जाते हैं, बहुमंजिला। ठीक है, लेकिन गांवों में खुले खुले बड़े बड़े क्षेत्र में फैले हुए घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई कई प्रकार के घर होते हैं। ठीक है, कुछ मकान लकड़ी के होते हैं तो कुछ पत्थरों के भी होते हैं। ठीक है, कि कुछ कच्चे मकान हैं, कुछ पक्के मकान हैं। इसके अलावा कुछ मकान जो है वो लकड़ियों से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो मकान होते हैं खास करके जंगलों के पास होते हैं, क्योंकि जंगलों में आपको इमारती लकड़ियाँ बढ़िया मिल जाती हैं। तो लकड़ियाँ जब मिल जाती हैं तो वहाँ पर घर किसके बनाए जाते हैं? लकड़ियों के। तो जंगलों में जो है ज़्यादातर जो घर होते हैं वो लकड़ियों के बने होते हैं। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में। और उसके बाद दूसरा जो है हमारा कि जब पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो पहाड़ों के ऊपर क्या होते हैं? पत्थर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर घर किसके बनाए जाते हैं? पत्थरों से बनाए जाते हैं ना। इसके अलावा अगर आप राजस्थान के अंदर या रेतीले भागों में, मरुस्थलीय इलाकों में, जिसको आप रेगिस्तान भी कहते हो, वहाँ पर चले जाते हो तो वहाँ पर आपको खपरेल जो होती है उसके जो है मकान आपको देखने को मिलते हैं। आप खपरेल कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो बांस के बने हुए घर होते हैं ना। आपने देखा होगा कि इस तरह से गोल गोल होते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर इस तरह से खपरेल होती है, ऐसे इस तरह से आपने देखा होगा कि इस तरह के घर होते हैं कि नीचे जो है बांस से दीवारें बनाई जाती हैं और छत जो होती है वो किसकी होती है? खपरेल की होती है। तो ये ज़्यादातर जो घर है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? किसके? खपरेल के व बांस के घर ज़्यादातर रेतीले इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मकान जो है कहीं कच्चे हैं, कहीं पक्के हैं, कहीं खपरेलों के बने हुए, कहीं लकड़ियों के, कहीं बहुमंजिला हैं और कहीं पत्थरों के हैं। तो इन्हीं मकानों के बारे में हमें आज पढ़ना है कि कोई मकान जो है वो कच्चा क्यों होता है, कोई मकान पक्का होता है तो उसके अंदर क्या क्या सामग्री डलती है, लकड़ियों के मकान कहाँ होते हैं और वहाँ पे लकड़ियों के मकान ही क्यों होते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर रेतीले हिस्सों में खपरेल और बांस के जो है मकान क्यों बनाए जाते हैं, शहरों के अंदर बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं और पत्थरों से बने मकान आपको कहाँ पर मिलते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा कि ये तो हो गई मकान की बात। ठीक है, कि मकान कितने कितने प्रकार के हैं, सभी प्रकारों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल मकान को देख लिया कि मकान बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अब अगर पूछें कि मकान बनाने में क्या क्या सामग्री होती है, मकान बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, मकान की सामग्री,
अगर आपने मकान बनाना है तो क्या क्या सामग्री चाहिए। अगर कच्चा मकान बनाना है तो इसमें आपको क्या चाहिए, चाहे तो आप बांस और खपरेलों से बनाइए, चाहे तो आप बांस और खपरेल से बनाइए, या फिर आप लकड़ी से बना लीजिए, या फिर इसके साथ साथ आपको मिट्टी भी चाहिए होगी, है ना। तो कच्चे मकान बांस, खपरेल, लकड़ी और मिट्टी से मिला करके बनाए जाते हैं। लेकिन जो पक्के मकान होते हैं उनके लिए क्या चाहिए होता है, उनके लिए आपको सीमेंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है। आपने देखा होगा ना, पक्के मकान बनते हैं तो सीमेंट मंगवाई जाती है, इसके साथ साथ क्या मंगवाई जाती है, कंक्रीट मंगवाई जाती है, ठीक है। सीमेंट चाहिए, कंक्रीट चाहिए, इसके अलावा सरिया भी चाहिए, है ना, इसके अलावा सरिया चाहिए। तो ये जो है पक्के मकान के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, कंक्रीट चाहिए, सरिया चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए बहुत महत्वपूर्ण, ईंट। ईंट के बिना मकान बन सकता है क्या, पक्का नहीं बन सकता। तो सीमेंट चाहिए, कंक्रीट चाहिए, ईंट चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है कई बार जब पत्थर के मकान बनाए जाते हैं, पत्थर के, तो पत्थर से भी तो पक्के मकान ही बनते हैं, है ना। इसके अलावा मिट्टी भी चाहिए, मिट्टी इसमें भी चाहिए हमें, ठीक है। पक्के मकान बनते हैं तो वहाँ पे भी तो मिट्टी चाहिए, छतों के ऊपर डालने के लिए, ज़मीन पर डालने के लिए। तो ये हो गए हमारे कच्चे मकानों की बात की, बांस, खपरेल, लकड़ी, मिट्टी के बनाए जाते हैं। और अगर खिड़कियाँ वगैरह लगानी है तो हमें क्या चाहिए, कांच भी चाहिए, है ना। तो कांच चाहिए, सीमेंट चाहिए, कंक्रीट, सरिया, ईंट, पत्थर और मिट्टी, ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए होती हैं हमें पक्का मकान बनाने के लिए। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि मकान बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री उपयोगी होती है, तो आप कहेंगे पक्के मकान के लिए इतनी सारी सामग्री चाहिए होती है और कच्चे मकान के लिए ये सब सामग्री हमें चाहिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि लोग कच्चे मकान बनाना क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। यानी कि कच्चे मकान बनाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि कई क्षेत्र हैं राजस्थान के और कई क्षेत्र हैं तो वहाँ पर कच्चे मकान आज भी पाए जाते हैं, ठीक है। सो कच्चे मकान का क्या लाभ होता है कि कच्चा मकान सस्ते में बन जाता है, कच्चा मकान सस्ते में बन जाता है। और सस्ते में बनने के साथ साथ यहाँ पर दो चीज़ों की भरपूर मात्रा हमें मिल जाती है कि अगर लकड़ी का, खपरेल का और मिट्टी का बना हुआ घर होगा तो उसके अंदर आराम से जो धूप है यानी कि जो प्रकाश है वो आराम से जा सकेगी और जो हवा है वो आराम से जा सकेगी। यानी कि अक्सर जो कच्चे मकान होते हैं वो हवादार होते हैं, ठीक है। अक्सर जो खपरेलों से, जो बांस से, आपने देखा होगा बांस से जो बने होते हैं मकान, वो उनके अंदर प्रकाश यानी कि रोशनी आराम से आ जा सकती है, लाइट जो है वो आराम से आती है और हवा भी उसके अंदर खूब रहती है, ठीक है। लेकिन पक्के मकानों के अंदर हमें खिड़कियाँ रखनी पड़ती है, ठीक है। खिड़कियाँ रखते हैं तभी वहाँ पर जो है हवा और प्रकाश आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक अच्छे मकान की क्या खास बात होनी चाहिए, एक अच्छे मकान की क्या खास बात होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम मकानों के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन सा मकान होता है, ठीक है। तो कच्चे और पक्के मकान पढ़ लिए। अब दूसरा है कि कोई भी मकान अगर बनाया जाता है तो एक मकान की क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, तो आप क्या कह दोगे कि एक मकान की खास बात होनी चाहिए, पहली खास बात या फिर आप कह सकते हो विशेषता क्या होनी चाहिए, कि पहली बात तो मकान हवादार होना चाहिए, मकान हवादार होना चाहिए, ठीक है। और मकान को हवादार बनाने के लिए क्या किया जाता है कि ये मान लीजिए कोई घर है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई घर है तो इसके अगर इधर दरवाज़ा है, इधर दरवाज़ा है तो दरवाजे के बिल्कुल सामने वाली जो पीछे वाली दीवार होगी उस पर खिड़की बनाई जाती है ताकि यहाँ से हवा जाए और उधर से हवा गर्म निकल जाए, यानी कि हवा का आना जाना आसान हो सके, ठीक है। सो इसके लिए हवादार रखने के लिए क्या किया जाता है, दरवाजे व खिड़कियाँ, दरवाजे व खिड़कियाँ आमने सामने रखी जाती हैं, आमने सामने रखी जाती है। यानी कि अगर कोई घर है तो इसके अंदर मान लीजिए इधर वाली साइड अगर दरवाज़ा है तो पीछे वाली साइड खिड़की खुलेगी, क्यों, क्योंकि इधर से हवा आए और इधर से गर्म हवा निकल जाए, इधर से हवा आए और इधर से गर्म हवा निकल जाए। इसलिए जो है यहाँ पर ये अक्सर बनाई जाती है कि दरवाजे और खिड़कियाँ एक दूसरे के आमने सामने रखी जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसके अंदर पर्याप्त प्रकाश भी पहुंचना चाहिए, जब सूरज आए तो सूरज का प्रकाश अंदर आना चाहिए। कई घर आप देखते हैं कि
उनके अंदर जो है कमरे में रोशनी नहीं होती है, अंधेरा होता है ना, अंदर ही अंदर जब कमरे बनाए होते हैं तो वहाँ पर अंधेरा होता है, वैसा मकान नहीं होना चाहिए। मकान खुला, हवादार और रोशनी वाला होना चाहिए जहाँ पर प्रकाश जो है वो आ सके, ठीक है। अब आप कहेंगे रात के समय, तो रात के समय तो किसी के घर पे भी प्रकाश नहीं आएगा, ठीक है, वो तो लाइट जलानी पड़ेगी। लेकिन बात हो रही है दिन में जो है सूर्य का प्रकाश अंदर आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश हमें क्या देता है, विटामिन डी, और अगर वो नहीं मिलेगी तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए दो खास बातें मकान के अंदर होनी चाहिए, एक तो मकान हवादार होना चाहिए, दूसरा मकान में प्रकाश आना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि मकान हमें क्यों बनाने पड़ते हैं, हम मकान में क्यों रहते हैं, हम मकान बनाते ही क्यों है। तो सिंपल सी बात है कि मकान हमारी सर्दियों से रक्षा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि मकान क्यों बनाए जाते हैं, तो आप, या फिर मकान में क्यों रहते हैं, तो आप कह देंगे कि जब भी बारिश होती है तो आप कहाँ आकर के बैठ जाते हो, घर के अंदर नहीं आके बैठ जाते क्या। इसका मतलब घर हमें बारिश से बचाते हैं, ठीक है। दूसरा, जब भी सर्दी होती है तो हम कहते हैं ना कि बाहर नहीं जाना, घर में बैठो, है ना। और जब भी देखिए कोरोना जब आई थी तब भी तो कहा गया था घर में बैठो, है ना। तो यानी कि ये हमारी बीमारियों से रक्षा करता है, ठीक है। बारिश आए तब हम मकान के नीचे आकर के बसते हैं, सर्दी हो तो अंदर बैठते हैं, और अगर गर्मी हो जाए तो भी तो घर में ही रहते हैं, है ना। जब गर्मी हो जाए, यानी कि ये मौसम का जो प्रभाव पड़ता है उससे हमें बचाती है, ठीक है। बारिश आ गई तो हम भीगना नहीं है, तो इसका मतलब हम घर में आ गए, सर्दी नहीं लगनी, घर में आ गए, गेट बंद कर दिया, अगर सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है। गर्मी लग रही है तो घर में आकर के ही हम कूलर पंखा चला करके उसके अंदर बैठते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसलिए हम मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते हैं, मकान की विशेषता, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कौन कौन से इलाकों में कैसे कैसे मकान बनाए जाते हैं और फिर उन मकानों की क्या खास बात होती है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं बात राजस्थान के मकानों की। सबसे पहले बात आती है किसकी, राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर खास करके जो घर बनाए जाते हैं वो खपरेल से तथा बांस से बनाए जाते हैं, बांस से बनाए जाते हैं। अब देखो आपकी स्क्रीन पे एक घर है, आपकी स्क्रीन पे एक घर है, देखो ये बांस और खपरेल से बना हुआ घर है, ठीक है। ये जो घर है वो कवेलू भी कहते हैं, खपरेल को कवेलू भी कहते हैं। देखिए घर जो है ये खपरेल से बना हुआ और बांस से बना हुआ घर है, ठीक है। राजस्थान के अंदर क्या होता है, मिट्टी अक्सर उड़ती है, मिट्टी उड़ती है तो अगर नॉर्मल हम घर बना लेंगे सीधा, ठीक है, पत्थरों से या मिट्टी से, या फिर आप कहते हो कि हम पक्का मकान अगर बना लेंगे तो वहाँ पर मिट्टी आकर के आपके मकान की छत पर गिर जाएगी, ठीक है। अब जब मकान की छत पर बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाएगी तो मकान पर भार बढ़ेगा और आपको वो मिट्टी उतारनी पड़ेगी, ठीक है, घर में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई खिड़की रखोगे आप घर में तो खिड़की से मिट्टी अंदर आ जाएगी, सामान पर मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, खपरेल और बांस के घर बनाए जाते हैं। इनके अंदर खपरेल और बांसों के अंदर जगह छोड़ी जाती है ताकि हवा भी आराम से अंदर आ सके, धूप भी आराम से अंदर आ सके, लेकिन जो धूल मिट्टी है वो अंदर नहीं आती है, ठीक है। समझ में आया। यानी कि इनके अंदर क्या होता है कि जब बांस के बनाए जाते हैं तो दो बांसों के बीच में जगह जो होती है उससे इन बांसों को इस तरह से बनाया जाता है कि प्रकाश अंदर आ सके, ठीक है, हवा भी अंदर आ सके, लेकिन धूल मिट्टी के जो कण है वो अंदर ना आ सके। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि इनकी छत जो है वो भी इस तरह से ढालू होती है कि यहाँ पर मिट्टी गिरेगी तो मिट्टी वापस से नीचे आ जाएगी, यहाँ पर मिट्टी गिरेगी तो मिट्टी वापस से नीचे आ जाएगी। इस तरह के ये जो घर हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। समझ आया। यानी कि राजस्थान के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खपरेल और बांस के जो मकान हैं वो क्यों बनाए जाते हैं तो आप कह देंगे कि यहाँ पर, या फिर पूछ ले कि इनकी जो छतें होती हैं वो ढालू क्यों होती हैं तो आप कह देंगे कि यहाँ पर रेतीली आंधियाँ चलती है, ठीक है। रेतीली आंधियाँ चलती है तो हमने देखा है कि बालू के ढेर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो जब मकान के ऊपर आके गिर जाएंगे तो इसे बचाने के लिए जो मिट्टी है इसके ऊपर ना गिरे, नीचे गिरे, ठीक है, तो मिट्टी आएगी नीचे खिसक जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर खपरेल और बांस के मकान बनाए जाते हैं।
जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि ये जो मकान है वो काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं, ये जो मकान है वो काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं, इसलिए राजस्थान के अंदर रेतीले हिस्सों में ऐसे मकान बनाए जाते हैं। पहला मकान हमें समझ आ गया, ठीक है। अब देखिएगा दूसरे मकानों की तरफ हम चलते हैं। दूसरे देखते हैं जंगलों के अंदर, कि जंगलों के अंदर कैसे मकान बनाए जाते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप चले जाते हो जंगलों में तो जंगल की लकड़ी काट के जंगलों के अंदर मकान बना सकते हो, है ना। तो जंगलों के अंदर जो मकान बनाए जाते हैं वो किससे बने होते हैं, वो लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर खूब सारी लकड़ी आपको मिलती है, ठीक है। सो ये लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। लकड़ी के मकान वहाँ सर्दी से, गर्मी से, बारिश से रक्षा करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि लकड़ी काटना जो है अब जो है काफ़ी नुकसानदायक हो गया है, क्यों, क्योंकि पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है, ठीक है। वनों का विनाश होता जा रहा है, जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसा जब चल रहा है, जब संकट बना हुआ है, तो आजकल जो है लकड़ी से ना बना करके जंगलों के अंदर भी किससे बनाए जाने लगे हैं, घर पत्थरों से बनाए जाने लगे हैं, ठीक है। पत्थरों से बनाए जाने लगे हैं, यानी लकड़ी को काट करके, यानी पेड़ों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो जंगलों के अंदर भी आजकल पत्थरों से बने घर होते हैं, ठीक है। तो जंगलों के अंदर आपको समझ में आ गया। उसके बाद जंगलों के बाद अगर हम बात करें शहरों में, नेक्स्ट अगर हम बात करें शहरों में, तो शहरों में जो घर बनाए जाते हैं वो अक्सर पक्के होते हैं और शहरों में बहुमंजिला घर बनाए जाते हैं। शहरों में बहुमंजिला घर बनाए जाते हैं ना, शहरों में बहुमंजिला घर बनाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि शहरों में बहुमंजिला घर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि शहरों में रहने के लिए जगह थोड़ी होती है और लोग रहने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक मंजिल बना दी, उसके ऊपर दूसरी मंजिल, उसके ऊपर तीसरी मंजिल, उसके ऊपर चौथी मंजिल। अब इन घरों के अंदर लोग रह लेते हैं और वैसे अगर घर बनाते एक एक मंजिल वाले तो इस तरह से बनाने पड़ते, ठीक है। तो देखो ये कितनी जगह घेरते और यहाँ पर थोड़ी जगह में 4 घर बन गए, समझ में आ गया। इसलिए बहुमंजिला मकान बनाते हैं, क्योंकि शहरों में रहने के लिए जगह थोड़ी होती है लेकिन लोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ी सी जगह पर बहुमंजिला घर बना दिया जाता है, ठीक है। अब बहुमंजिला बनाना है तो घर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मजबूत होना चाहिए, इसलिए ये जो है बहुमंजिला घर हमेशा पक्के होते हैं, हमेशा पक्के होते हैं। अब बात आती है कि ये जो पक्के मकान है इनकी जो छत है उसको आपने सुना होगा आरसीसी छत, ठीक है। कौन सी छत, आरसीसी छत। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए आरसीसी छत कौन सी होती है, तो आप कह दोगे कि जब छत, आपने देखा होगा कि आपके आसपास शहरों में आजकल कैसी छत बनाई जाती है, जब भी छत डालते हैं तो क्या होते हैं, छत में इस तरह से सरियों का एक जाल बना दिया जाता है, सरियों का एक जाल बना दिया जाता है और उस जाल के अंदर जो है कंक्रीट और सीमेंट डाली जाती है। इसके अंदर कंक्रीट व सीमेंट डाल करके, यानी कि पहले सरियों का जाल बना दिया, क्या बना दिया, सरिये जो होते हैं लोहे के, है ना, सरियों के जाल के अंदर कंक्रीट और सीमेंट का घोल डाल करके इसको पका करके मकान जो बनाया जाता है, जो छत बनाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है, आरसीसी छत बोला जाता है। तो आरसीसी छत बहुत ज़्यादा मजबूत होती है क्योंकि उसके अंदर सरिया होता है, उसके अंदर सीमेंट होती है, उसके अंदर कंक्रीट होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी मजबूत है। ये जब मजबूत है तो इसके ऊपर पूरा का पूरा घर जो ऊपर वाली मंजिलें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। सो बहुमंजिला घर शहरों में बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं समझ में आ गया। पक्के होते हैं, कौन कौन सी सामग्री लगती है ये भी समझ में आ गया था, ठीक है। अब ये बात तो आती है कि शहर के अंदर बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़मीन की कमी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें कि बहुमंजिला घरों के अंदर जो लोग रहते हैं, ठीक है, उन सभी घरों के जो लोग हैं, जो इन घरों की छत जो होती है बहुत बड़ी छत होती है, ठीक है। तो अगर इनके परिवार में कोई फंक्शन होता है, ठीक है, मान लीजिए ए घर है, बी घर है, सी घर है, डी घर है, ए घर के अंदर कोई फंक्शन है तो वो भी इस छत पर फंक्शन ऑर्गेनाइज कर लेगा। मान लीजिए कोई पार्टी है, कोई विवाह शादी का समारोह है, तो इसके लिए इनकी जो एक छत होती है, जो सबसे ऊपर वाली छत होती है, वो इन सभी की कॉमन होती है। यानी कि इनके घरों में जब भी कोई पार्टी होगी, जब भी कोई समारोह होगा, जब भी कोई आयोजन होगा, तो ये कहाँ पर कर लेंगे, ऊपर वाली छत पर जा कर के कर लेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि उनको सुविधाएं मिलती हैं। यानी कि अगर बहुमंजिला घर की अगर हम देखें कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं,
ठीक है। तो अगर शहर में इस तरह से घर बनाएंगे तो उनको बहुत कम जगह मिलेगी, ठीक है, बहुत कम जगह मिलेगी, क्योंकि इतनी जगह तो है ही नहीं कि खुले खुले घर बना सकें, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि जब बहुत सारे घर, बहुत सारी मंजिलें होती हैं, बहुत सारी इमारतें होती हैं, तो उनकी जो ऊपर वाली छत होती है वो खुली होती है, ठीक है, काफ़ी बड़ी भी होती है, तो उनको ऐसे फंक्शंस करने के लिए, पार्टी करने के लिए बहुत बड़ा जो है स्थान मिल जाता है, किसी के भी घर में पार्टी होती है। अब दूसरा देखिएगा कि शहरों में अक्सर लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब ऐसे समारोह आयोजित किए जाते हैं तो ये सभी जो है मिल करके इन समारोह का आयोजन करते हैं, सभी जो है मिल करके इनके अंदर जो है इंजॉय करते हैं, ठीक है। यानी कि एक तो क्या होता है कि इनका जो है जो संबंध है, यानी कि आपसे जो संबंध होते हैं कि समाज के, वो डेवलप होते हैं, ठीक है, वो बनते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि ऐसा जब ऐसे स्थान में रहते हैं तो इंसान सुरक्षित रहता है, ठीक है। जब देखा होगा आपने कि जंगल के अंदर या जब दूर दूर घर होते हैं तो वहाँ पर इंसान सुरक्षित महसूस नहीं करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं और समाज पूरा मिलजुल के रहता है, कोई सोसाइटी है, कोई घर है, कोई मान लीजिए कि कोई मंजिल है, तो ऐसे में लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई सारी सुविधाएं इनको एक साथ दे दी जाती है, जल की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं हो गई, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो है इनको यहाँ पर जो है अच्छे से मिल जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो बहुमंजिला मकान आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी मंजिलें वहाँ पर होती हैं, ठीक है। ये तो हो गई शहरों के अंदर बहुमंजिला घर, ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज़ और आती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है, वो चीज़ जो है आपके लिए नई होगी कि सरकार द्वारा भी हमें घर बना करके दिए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, या मान लीजिए राजस्थान के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा कि सरकार क्या करती है, जिनके पास घर खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है वो लोग सरकार से जो है घर खरीदते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो है सरकार द्वारा प्रदत्त घर। प्रदत्त मतलब दिया गया, ठीक है, सरकार द्वारा दिया गया घर, ठीक है। सरकार क्या करती है कि इस तरह से बहुमंजिला इमारतें बना लेती है, सरकार क्या करती है, इस तरह से बहुमंजिला इमारतें बना लेती हैं। अब देखेगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास, मान लीजिए एक घर जो है, एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक घर जो है वो 20 लाख का है, कितने लाख का, 20 लाख का एक घर है बहुमंजिला इमारत के अंदर, ठीक है, और किसी व्यक्ति के पास 20 लाख रुपए है नहीं, ठीक है, तो अब वो शहर में घर लेना चाहता है तो उसे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में सरकार सुविधा देती है, एक संस्था है जिसका नाम है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। राजस्थान की बात करें ना, राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड क्या करता है कि अपनी एक इस तरह से बिल्डिंग बनाता है। बिल्डिंग के अंदर घर जब 20 लाख का है तो ये क्या करता है कि इस बिल्डिंग की जो है छोटी किस्तों के रूप में रुपए ले सकता है, ठीक है। आप कितना कमाते हो, आप 1 लाख रुपए जो है दे सकते हो, महीने का या साल का जो भी है, ठीक है। मान लीजिए 6 महीनों में आपको 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, तो 6 महीनों में 1 लाख दोगे तो आपके जो है अगर देखा जाए तो 10 साल में 20 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे, ठीक है, 10 साल में 20 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे, ठीक है। या फिर एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि ये जो 20 लाख रुपए ये आप एक साथ नहीं दे सकते, लेकिन 1-1 लाख रुपए हर महीने दे सकते हो। 1 लाख रुपए हर महीने आप दे सकते हो, लेकिन एक साथ आप 20 लाख रुपए नहीं दे सकते। तो सरकार आपको ये घर दे देती है और आपको किस्तों के रूप में 1-1 लाख की किस्तों के रूप में इस घर का जो मूल्य है वो चुका देना होता है, ठीक है। यानी कि सरकार क्या करती है, अगर कोई व्यक्ति बहुमंजिला कोई घर है, ठीक है, उसके अंदर कोई घर लेना चाहता है, बहुमंजिला इमारत है उसके अंदर घर लेना चाहता है और वो सीधे रुपए नहीं दे सकता, तो वो क्या किया जाता है, इसमें सिंपल सी बात है कि इसका जो भुगतान है वो छोटी छोटी किस्तों में करना होता है, ठीक है। सरकार जो है घर बना के देती है, उसके बाद छोटी छोटी किस्तों में लोगों से लेती है रुपया और लोगों को घर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को भी सहायता हो जाती है और सरकार को भी तो आमदनी हो रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये होता है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, हमारे राजस्थान का है, तो सरकार द्वारा प्रदत्त घर, ठीक है। सरकार घर कैसे देती है, छोटी छोटी किस्तों के बदले में घर देती है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए, ये तो हो गई सरकार द्वारा प्रदत्त बहुमंजिला इमारत, ठीक है।
उसके बाद एक होता है रैन बसेरा। क्या होता है? रैन बसेरा। आपने देखा भी होगा कि अक्सर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरा लिख करके एक बिल्डिंग होती है ना, रैन बसेरा लिख करके एक बिल्डिंग होती है। तो आपको समझना है कि ये जो रैन बसेरा है ये क्या होता है। देखिएगा कि हर एक शहर में रैन बसेरा नाम से एक इमारत होती है, एक मकान होता है कि उस शहर के अंदर, उस गांव के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, ठीक है, भिखारी हो गए, बहुत गरीब इंसान हो गए, जिनका खुद का घर नहीं है, ठीक है, तो वो फ्री में आकर के जहाँ पर रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? रैन बसेरा। लोग रैन बसेरों में आकर के रहते हैं जो बेघर होते हैं, ठीक है। उनको ज़रूरी सुविधाएं भी दी जाती हैं। जो सुविधाएं घर में होती हैं वो उनको रैन बसेरे में दी जाती है, ठीक है। कौन कौन सी सुविधाएं रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैन बसेरा क्या होता है। सिंपल सी बात कि आपके शहर में एक ऐसा मकान होता है, एक ऐसी बिल्डिंग होती है, शहर के जितने भी गरीब बेघर लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, वो रैन बसेरे में जा करके रह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, मान लीजिए कोई भिखारी है तो इतनी ज़्यादा ठंड जब पड़ती है, तो जब सर्दी के मौसम में, तो जब ठंड पड़ती है तो ऐसे में वो सड़क पर गर्मियों में सो जाता था, लेकिन सर्दियों में बेचारा सड़क पर कैसे सो जाएगा, ठीक है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उनका भी ख्याल रखे। तो उनका ख्याल रखने के लिए उनको कहाँ पर बुला लिया जाता है? रैन बसेरे में बुला लिया जाता है, ठीक है। रैन बसेरे के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। जैसे उनको पीने का साफ पानी दिया जाता है, ठीक है, पीने के लिए उनको वहाँ पे साफ पानी मिलता है, पहली सुविधा। दूसरी सुविधा क्या है कि उनको पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, ओढ़ने पहनने के लिए, ठीक है। मान लीजिए पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सर्दी का मौसम है, तो ओढ़ने के लिए व पहनने के लिए उनको कपड़े मिलते हैं, ठीक है। ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए कपड़े मिल गए, ठीक है। सामान रखने के लिए अलमारी मिल गई, सामान रखने के लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, रैन बसेरे का मकसद ये है कि जिनके पास घर नहीं है उनको एक बार रहने के लिए जगह दे दी जाए, ठीक है। तो सामान रखने के लिए अलमारी, सामान रखने के लिए उनको अलमारी दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, जैसे कि मनोरंजन के साधन, शौचालय, प्राथमिक उपचार, वहाँ पर शौचालय भी होते हैं, ठीक है। शौचालय जहाँ पर वो नहा सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है, शौचालय होते हैं। इसके अलावा मनोरंजन के साधन भी वहाँ पर होते हैं, जैसे टेलीविज़न है आदि की। और ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं इसके लिए कोई किराया नहीं लगता। ये सारी की सारी सुविधाएं निःशुल्क होती हैं। कैसी होती हैं? निःशुल्क होती हैं। तो समझ में आ गया रैन बसेरा क्या होता है कि फ्री में आपको रहने के लिए जगह देते हैं, लेकिन बशर्ते आप बेघर होने चाहिए, आपके पास खुद का घर नहीं है, तो ये रहने के लिए पीने का साफ पानी, ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े, सामान रखने के लिए अलमारी, शौचालय और प्राथमिक उपचार, ठीक है, कि चोट लग जाए या कोई भी मान लीजिए बुखार हो गया, तो इस तरह के प्राथमिक उपचार यानी कि जो पहले स्टेप पर जो उपचार किया जाता है उसकी सुविधाएं यहाँ पर निःशुल्क बिना किसी रुपए पैसे के दी जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब जो है हमारे कुछ जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों के मकान या फिर बर्फ़ जहाँ पर होता है, या समुद्री तटीय मकान जो है उनकी बात करते हैं। 3 तरह के मकानों की और बात करनी है, ठीक है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली हम बात करते हैं समुद्र तट। समुद्र तट का मतलब समझते हो ना कि समुद्र का जो किनारा है उसके पास बना हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहला हो गया समुद्र तटीय मकान। जो समुद्र के तट पर यानी समुद्र के किनारे बना हुआ जो मकान है वो क्या कहलाता है? समुद्र तटीय मैदान। अब आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्र के तट पर मकान जो है वो किस चीज़ के बनाए जाते हैं, तो आप कह देंगे कि समुद्र तट पर जो मकान है वो अक्सर किसके बनाए जाते हैं? अक्सर जो है वो लकड़ियों के बनाए जाते हैं। लकड़ियों के क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे समुद्री तूफान आते हैं, ठीक है, पानी आता है, ठीक है। तो अगर आपका पत्थरों से बना हुआ या ईंटों से बना हुआ पक्का मकान होगा तो उसके अंदर पानी जमा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लकड़ी का बना हुआ मकान है, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ मकान है, मान लीजिए लकड़ी को इस तरह से आपने मकान देखा भी होगा, किस तरह से 4 नीचे जो है थोड़ी सी स्पॉट लगी हुई है और इसके ऊपर जो है वो घर बना हुआ है, इसके ऊपर
उसके ऊपर मान लीजिए कि इस तरह से घर बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से घर बना होता है कि नीचे जो है क्या होता है, नीचे थोड़ी सी जगह रख दी जाती है और ये लकड़ी का मकान है, ठीक है। ये लकड़ी का क्या है, मकान है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी कि ये लकड़ी का मकान बना दिया, नीचे थोड़ी सी जगह है, ठीक है। अब यहाँ पर जब पानी आ जाता है तो भी यहाँ पर मान लीजिए पानी यहाँ तक हो गया। जब पानी यहाँ तक हो गया, लहरें तो आती जाती रहती हैं, लहरें आएंगी वापस चली जाएंगी। तो ऐसे में अगर ये पक्का मकान होता तो इसके घर में पानी भर जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि इसके नीचे जो है लकड़ियाँ हैं, ठीक है, बांस की बनी हुई है, ठीक है। जब बांस की बनी हुई है, लकड़ियों के फट्टे बने हुए हैं, तो इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, ठीक है। जब पानी चला जाएगा तो ये पानी भी यहाँ नीचे निकल जाएगा, समझ आया। यानी कि नीचे जो है फर्श जो है वो फट्टों का बना हुआ है, ठीक है, लकड़ी के फट्टों का बना हुआ है, तो लकड़ी के बीच में से पानी नीचे निकल जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि समुद्र तटीय मकान जो है वो अक्सर किसके बनाए जाते हैं, लकड़ियों के बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि समुद्री तूफान जब आते हैं तो उनसे पहली बात तो मकान गिरते नहीं है, ठीक है। गिर भी जाते हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है, उनको दोबारा से बनाया जा सकता है, ठीक है। ईंट पत्थरों से आप दोबारा से मकान नहीं बना सकते, लेकिन लकड़ी है तो लकड़ी को सेट करके आप उसी लकड़ी से दोबारा से मकान बना सकते हो, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इनके अंदर पानी नहीं भरता है जब ये लकड़ियों के बने होते हैं। तो समुद्र तटीय मकानों के बारे में समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि ये जो है समुद्र तटीय मकान लकड़ी के बने होते हैं। लेकिन जब आसपास मान लीजिए कि जंगल ना हो, जब आसपास में जंगल नहीं होंगे तो लकड़ी कहाँ से आएगी। तो उस समय में कभी कभी जो है हम जो है आप ये कह सकते हो कि ईंट और पत्थरों से भी, ईंट व पत्थरों से भी तब कभी कभी मकान बना लिए जाते हैं, ठीक है। तो समुद्र तटीय मकान अक्सर लकड़ियों के होते हैं, लकड़ियों के ना हो तो फिर ईंट पत्थरों के तो होते ही हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी जो बात करनी है हमें, दूसरे प्रकार के मकान, वो है हमारे पहाड़ों के ऊपर वाले मकान, जिसको आप पहाड़ी क्षेत्रों के मकान कहते हो, जिनको आप पहाड़ी क्षेत्रों के मकान कहते हो। देखिएगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश भी ज़्यादा होती है, ठंड भी ज़्यादा होती है और बर्फ़बारी भी होती है। तो ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों के जो मकान हैं वो इस तरह से ढालू छतों वाले बनाए जाते हैं, ताकि जब बर्फ़ गिरे तो ये बर्फ़ इस मकान के ऊपर जमा ना हो जाए, ठीक है। वो कहाँ चली जाए, नीचे चली जाए, ठीक है, नीचे चली जाए, इस मकान के ऊपर जमा ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर बर्फ़ गिरेगी वो नीचे जाती जाएगी, बर्फ़ गिरेगी नीचे जाती जाएगी, ठीक है, यहाँ पर जमा नहीं होगी। तो इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों के जो मकान हैं उनकी जो छत है वो ढालू बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, ठीक है। अब पूछ लिया जाए कि पहाड़ी क्षेत्रों में मकान जो है वो कच्चे होते हैं या पक्के होते हैं, तो आप कह दोगे कि ये जो मकान है अक्सर जो है लकड़ियों के बने होते हैं या फिर पत्थरों के बने होते हैं, ठीक है। अक्सर ज़्यादातर जो देखा जाता है वो पत्थरों के बने होते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में हमें क्या प्राप्त होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में हमें पत्थर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये पत्थरों से बने हुए मकान होते हैं, ठीक है, ढालू छतों वाले होते हैं, ठीक है। और पहाड़ी क्षेत्रों पर जो मकान बने होते हैं उनकी एक बहुत ख़ास बात होती है। ख़ास बात क्या होती है कि आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि घरों में एक इस तरह से भट्टी नुमा आकृति होती है जिसके अंदर लकड़ियाँ जलती रहती है ना, लकड़ियाँ जलती रहती है। और उसका जो है इस तरह से उसका जो मुहाना है उसका साइड में, घर के साइड में से निकाला जाता है, जिसको चिमनी कहते हैं, ठीक है। यानी लकड़ी यहाँ से जल रही है और इसका धुआं जो है वो घर से ऊपर निकल रहा है, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों के जो मकान हैं तो पहाड़ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पहाड़ पर ठंड होती है तो वहाँ पर लकड़ियाँ जलाने के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है, ताकि धुआं घर के अंदर ना आए, धुआं तो बाहर चला जाए और गर्माहट जो है वो घर के अंदर जो है चली जाए। तो यहाँ पर खास बात क्या होती है पहाड़ी क्षेत्रों की खास बात यहाँ ये है कि यहाँ पर सर्दी से बचने के लिए आग जलाने की अलग से व्यवस्था होती है। किसकी? आग जलाने की अलग से व्यवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है, लास्ट जो है वो है इग्लू। इग्लू क्या होता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि
ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई रहती है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लगातार बर्फ़ जमी हुई रहती है, जिनको आप जो है बर्फ़ के रेगिस्तान भी कहते हो। क्या कहते हो? बर्फ़ के रेगिस्तान। तो वो जो है उन मकानों को, या फिर बर्फ़, मान लीजिए ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर पूरे पूरे साल बर्फ़ जमी हुई रहती है, तो ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादातर तो बात क्या होती है कि वहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड में लोग कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो फसल होगी, ना तो कोई फसल ली जा सकती है, ना कोई काम चलाया जा सकता है। हाँ, कुछ एक लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, तो कुछ एक लोग वहाँ पर रहते हैं, तो चारों तरफ बर्फ़ है, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए कुछ चीज़ ही नहीं है, तो वहाँ पर घर किसके बनाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो लोग क्या करते हैं? बर्फ़ पिघलती तो है नहीं, बर्फ़ को जमा करके इस तरह से बर्फ़ का एक बड़ा सारा ढेर बना लेते हैं और इसके अंदर जो है अंदर से बर्फ़ को खाली कर लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से जो मकान बनता है उसको बोला जाता है इग्लू। ऐसा आपने बचपन के अंदर जो है अभी आप खेलते होंगे, है ना? कैसे खेलते हैं कि पहले हम मिट्टी को जमा लेते हैं और फिर अंदर से मिट्टी निकाल देते हैं, तो जो ऊपर की छत बन जाती है और अंदर एक घर सा बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा जो घर बना होता है, ठीक है, कि पहले तो बर्फ़ जमा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है बर्फ़ को अगर पीटोगे तो बर्फ़ एक दूसरे के साथ जम जाएगी, ठीक है। इस तरह से बर्फ़ का घर बन गया, और ये जो घर होते हैं अंदर से काफ़ी गर्म होते हैं, अंदर से काफ़ी गर्म होते हैं, इनके अंदर आग वगैरह नहीं जलाई जाती, क्योंकि अदरवाइज़ तो बर्फ़ पिघल जाएगी, है ना? आग नहीं जलाई जाती, फिर भी ये जो घर है वो काफ़ी गर्म होते हैं, ठीक है। और ये जो घर है वो किसके बने होते हैं? बर्फ़ के बने होते हैं, ठीक है। किसके बने होते हैं? बर्फ़ के। आप कहेंगे कि क्या ये बर्फ़ पिघलती नहीं क्या? नहीं पिघलती। क्यों नहीं पिघलती? क्योंकि ये जो घर है ये कौन से क्षेत्र में? ऐसे क्षेत्र में जो बहुत ठंडा क्षेत्र है, ठीक है। और ऐसे घरों को क्या बोला जाता है? ऐसे घरों को इग्लू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इग्लू। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इग्लू क्या होता है, तो आप सिंपल कहोगे कि इग्लू वे मकान है, या फिर आप ये कहोगे कि ये मकान बर्फ़ के बने होते हैं तथा ऐसे स्थानों पर होते हैं जहाँ चारों ओर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और कोई सामान ही नहीं है घर बनाने के लिए, तो केवल और केवल वहाँ पे बर्फ़ है, तो सिंपल सी बात, बर्फ़ से ही घर बना लेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो आज आपने तरह तरह के घर, हर एक प्रकार के घरों के बारे में देखा। कई घर आपको बहुत अच्छे लगते हैं और कई घर आपको अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। कई घर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ठीक है, तो आकर्षित करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तरह तरह के घर, ठीक है। इस चैप्टर की आपको PDF मिलेगी, उससे काम कर लीजिएगा।